अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है दुर्दाना नजम ने, जो कि लाहौर से जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया दुर्दाना कि आज आप आई हैं। थैंक यू। Thank you so much once again. थैंक यू। और हमेशा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, और आज भी मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी सबसे पहले कि किसी भी कंट्री में जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं, कोई भी दुनिया की कोई भी मुल्क हो, तो लोग यही सोचते हैं कि पता नहीं कौन आएगा और किसकी हुकूमत होगी। पाकिस्तान शायद वो वाहिद कंट्री है जहाँ पे इलेक्शन से पहले ही पता होता है कौन आ रहा है। आपको लगता है कि ये अभी भी वो जो कहा जाता था पाकिस्तान की एजेंसीज की तरफ से, आर्मी की तरफ से, कि हम जी दखल नहीं देंगे, हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होगा इलेक्शंस में या सियासत के अंदर, आपको लगता है कि वो अमल दखल इस वक्त भी शामिल है? क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हमें अभी से कैसे पता कि नवाज शरीफ साहब आएंगे? अभी तो किसी ने वोट नहीं डाला, अभी तो कोई इलेक्शन नहीं हुआ। बस देख लें, अनफॉर्चुनेट है हमारी हमारी एस्टेब्लिशमेंट हर दफ़ा कहती है, हमारी एजेंसियाँ हर दफ़ा कहती हैं जी हम तो इसमें मुलव्विस ही नहीं है, हम तो निकल गए हैं, हमने स्टेप बैक कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम पता है उन पे एतबार क्यों नहीं है? क्योंकि वो हम लोग कई दफ़ा ना ट्विटर पे भी ये डालते हैं, यार स्क्रिप्ट ही चेंज कर दो। हम लोग आपने भी पढ़ा होगा और भाई स्क्रिप्ट ही बदल लो। मतलब प्लॉट भी वही है, थीम भी वही है, कैरेक्टर भी वही है, कुछ भी नहीं बदला। तो उसपे आप जब ना एक ही चीज़ बार-बार तबाह उसी तरह से होती जा रही है, हर दफ़ा यही होता है। तो आप पे कौन एतबार करेगा? तो सीरियसली स्पीकिंग इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट हमारे मुल्क के साथ क्या हो रहा है। और यही होता है, आप देखें जब इमरान खान की हुकूमत 2018 में जब इमरान खान जब इलेक्शन हो रहे थे सबको पता था, हालाँकि उनकी अपनी चले वेव थी, लोग चाह रहे थे एक ऐसी पार्टी आए जिसको हमने आपको याद होगा ना एक बड़ा डायलॉग चलता था, इनको आज़माया नहीं है, इनको आज़माया नहीं है। तो एक इस वजह से भी बहुत सारा वोट तो वो चले एक था, लेकिन हमें ये भी पता था कि मैं तो गई नहीं वोट डालने, हालाँकि मैं पीटीआई को किसी हद तक मुझे था, चल एक नई पार्टी है, लेकिन जब सारा सिलसिला देखा मैंने कहा यार ये तो एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठकर आ रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा इनको, हम तो बहरहाल ये एक अनफॉर्च्यूनेट बात है। मगर ये ज़रूर है कि इमरान खान की पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम एक ज़माने में हुआ करती थी, इसको लोग कहते थे एस्टेब्लिशमेंट की ही पार्टी है। इमरान खान की पार्टी में पीटीआई के अपने लोग बहुत कम थे जब गवर्नमेंट बनी। ज़्यादातर डिफरेंट पार्टी से लोग आए थे, जो कि इमरान खान के बुरे वक्त में निकल भी गए, एक-एक करके पहले से ही जाना शुरू हो गए थे, और बाद में सारे सबको अंदाज़ा हो गया था कि खान साहब की गवर्नमेंट जा रही है। और अब एक बार फिर हम वही देख रहे हैं कि कभी तो उनको बल्ले का निशान मिल रहा है, तो कभी नहीं मिल रहा है। यही तमाशे चल रहे हैं। एक ऐसी कंट्री जहाँ के इलेक्शंस जो हैं उसके रिजल्ट कोई और यानी कि ताकत या वो जो नवाज शरीफ साहब कहते थे खलाई मखलूक, वो तय करते हैं। उनको इतना आपके ख्याल से क्या डर है कि इमरान खान के जो निशान है, तो ज़ाहिर है क्रिकेटर रहे हैं तो उनको पसंद होगा, उसको बार-बार हटाया जा रहा है और हटाने की कोशिश की जा रही है? देखिए ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया कि इनको खौफ क्या है? इनको सियासतदानों से खौफ क्या है? देखो सियासतदानों से इनको खौफ ये है कि आप एक आइन में छोटी-सी तरमीम कर दें ना, इनकी सारी पावर खत्म हो जाएगी। हुँ। इनको इनको बेसिकली जो जो टर्की में हुआ था, टर्की का भी यही मॉडल था। टर्की ने भी एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी चढ़ाया हुआ है। टर्की में भी पहले आपको पता ही होगा कि फ़ौज की हुकूमत थी और टर्की हुँ। में फ़ौजियों ने दोबारा कोशिश भी की थी आज से कुछ 5-6 साल हुँ। पहले। बल्कि साथ बस 2016 में शायद ये हरकत हुई थी, जिसके में जो लोग बाहर जाकर टैंकरों के आगे लेट भी गए थे और पता नहीं बहुत कुछ हुआ था। तो बेसिकली फ़ौज को सिविल वो चाहते ही नहीं है कि सिविलियंस जो है वो ताकत में आएँ और वो पावरफुल हों, वो हुकूमत असल में तो फ़ौज ही चला रही है। मैं आई डोंट हैव मुझे तो किसी किस्म का बल्कि मैं आपको मैं तो एक डेढ़ महीना पहले इस्लामाबाद आई थी, तो एक इसी तरह एक फ़ौजी से मेरी मुलाकात हुई, तो वो कहते जी आवर चीफ इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ एवरी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो वो हुँ। खुद हैरान हो रहे थे, कहते यार ये हो क्या रहा है? मतलब उनके अंदर भी क्योंकि अब इतना खुल के वाज़ेह होके सामने आ गया है। अच्छा, एक तरफ कहते हैं कि जी हम बोल नहीं रहे, हम तो पीछे हैं, हम तो स्टेप बैक करके उसको उसी तरफ आप फार्मरों के साथ भी कन्वेंशन कर रहे हैं, आप हुँ। किसानों के साथ भी मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी हमने वो एसआईएफसी भी बना दी है और हम अब इंटरनेशनल फाइनेंस भी लेकर आ रहे हैं, तो आप ये सारा कुछ किस खाते में कर रहे हैं, यू नो?
तो इट इज रियली, कोई इनकी बात को मानने को तैयार नहीं है। और ये जो इमरान खान के पीछे पड़ने वाली बात है, ये इसी तरह से नवाज शरीफ के पीछे भी पड़े थे। असल में इदारों को जब आपने कमजोर, देखिए जो पार्लियामेंट है ना, वो एक बहुत बड़ा इदारा है, सारे इदारों, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस है। अगर ये जस्टिस ईसा जो है, इन्होंने एक जुमला बोला था कुछ जस्टिस फाइज ईसा। फायज ईसा, इन्होंने एक जुमला बड़ा अच्छा बोला था। इन्होंने कहा था कि जो आमिर होता है ना, आमरीत में ये होता है कि उनकी कोशिश होती है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है ना, उनको कमजोर रखा जाए, उनको तोड़ा जाए, कमजोर रखा जाए, ताकि, क्योंकि वो अगर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेसी इवॉल्व होगी, डेमोक्रेसी इवॉल्व होगी तो ऑटोमेटिकली सियासतदानों को और को एक सिविलियन रूल आएगा, उसको फायदा होगा। तो अगर आप सिविलियन, आप देखें जितना भी कोशिश क्या होती है, आप देखिए जितने बड़े नादरा में आपने जाके फौजी को बिठा दिया, आपने वापडा में फौजी बिठा दिया, आपने पाकिस्तान ओलंपिक्स के एसोसिएशन में फौजी बिठा दिया, आपने कहाँ सारी जगहों पे फौजी बिठा दिए। क्या वजह है कि आप हमने एम्बेसडर्स लगाए, बहुत सारे एम्बेसडर्स हैं जो में लगाते हैं, बल्कि एम्बेसडर आपको पता है लगाने चाहिए ताकि इनको भेजा जाए, ये पावर से दूर रहे। ये स्ट्रेटेजी होती, नेहरू किया करते थे। वो ये करते थे कि जब कोई रिटायर्ड फौजी होता था, उस जल्दी से जल्द उसको ना बाहर उसकी ट्रांसफर किया करते थे, ताकि ये क्लटर, ये पावर से जितना हो सके इनको दूर रखा जाए। ये तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप उसके अक्सर में जो मैसेज देना होता है, मैसेज क्या आप दे रहे हैं इनडायरेक्टली, कि सिविलियन लीडर, देयर इज नो सिविलियन लीडरशिप, दे डोंट हैव द स्किल टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन। आपने अच्छा खासा नादरा का, मतलब इतना क्वालिफाइड बंदा, वो तारिक साहब जो थे, उसको आपने निकाल के उसके लिए जिंदगी हराम करके, और वो ये इमरान खान उसमें शामिल है, उसकी हुकूमत, उसके दौर में भी उसको बहुत तंग किया गया था, फिर वो कोर्ट में किया। इसी तरह एचईसी के, इन्होंने एचईसी के हेड के साथ भी हरकत की थी, उसको भी किसके साथ नहीं किया। और फिर आप बेसिकली मैसेज ये देना चाहते हैं कि जी ये जो सिविलियंस हैं, इनके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी है, इनके अंदर ना कोई स्किल्स है, ना कोई टैलेंट है, ये ऑर्गेनाइजेशन को चला नहीं सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही दुनिया में, एक ही पाकिस्तान में इदारा है, जो आप हम लोग सुनते रहते हैं ना बार 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 बार, कि जी एक ही इदारा है जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल है। एक ही इदारा है जो बहुत पावरफुल है, बिल्कुल है। एक ही इदारा है जिसके अंदर ये सारी सलाहियतें हैं, तो वही चला सकता है। और उसके बाद आप देखें, पार्लियामेंट है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। कितने फैसले हमने देखा है पार्लियामेंट में होते हैं, सारे तो कई सालों से हो रहा है, सड़कों पे सारा कुछ हो रहा है। तो ये बेसिकली इमरान खान, उसको उनको वो, अच्छा, अब इमरान खान ने तो अपने आप को जाया किया ना, 2018 में ना आता तो अब जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें खुद ही वो अपने बलबूते पे आ जाता। और इतनी वेव थी उसकी, तब भी उससे 90 सीटें ले जानी थी आराम से। लेकिन शायद, लेकिन ऐसी हुकूमत बनाने का क्या फायदा हुआ कि उन्होंने, अब ये भी एक स्ट्रेटजी है, ये भी स्ट्रेटजी है कि आप कहते हैं कि अच्छा जी आपको हम हुकूमत बना कर देंगे। तो सियासत, मेरा पिछली दफा भी हमने यही बात की थी आरजू, ये सियासतदान क्यों इनकी बातों में आते हैं? वो क्यों कहते हैं कि जी अब देखें, एम इमरान खान को हुकूमत बना के दी थी ना, उनके पास बाप उनको दिया, एमक्यूएम उनको दी, उसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उनको दी, कितनी सारी चीजें जो उनको कहा कि जी चले इनके साथ जुड़ जाएं, और उनको हुकूमत बना ली। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सारों को पीछे खींच लिया। अब यही मॉडल, यही फॉर्मूला पीएमएलएन के साथ हो रहा है। तो अब हम सुनते नहीं वो पीएमएल, वो एमक्यूएम के साथ मुज़ाकरात। तो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव एनी रिजल्ट। वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दुर्दाना के पाकिस्तान में जो है ना, वो टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पाकिस्तान को संभाल सकते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। तो क्या वजह है कि जो मीडिया हमें मिलता है वो बिकाऊ मीडिया होता है, वो वही जबान बोल रहा होता है जो किसी ना किसी तरीके से किसी को फेवर दे रहा होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, कभी स्टैब्लिशमेंट को, कभी किसी को। मैं उस मीडिया की बात कर रही हूँ जो टीवी चैनल्स पे है या जो अखबारों में लिख रहा है। सोशल मीडिया या यूट्यूब की बात नहीं कर रही, वहां पे लोग अपनी मर्जी से भी बात करते हैं। हमें जो पॉलिटिशियन मिले वो भी ऐसे ही मिले, हालांकि ऐसी नहीं है कि हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिस्ट नहीं होगा जिसको सही से पता हो कि इकोनॉमी को कैसे सही करना है, कैसे बात करनी है। हमें ऐसा नहीं है कि इस किस्म के हमें एजुकेशनिस्ट नहीं मिले, हमारे एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से खराब हुआ है, हमारा फॉरेन पॉलिसी, हमें कोई फॉरेन मिनिस्टर ढंग का नहीं मिला।
क्या वजह है? लोग तो मौजूद हैं और तो फिर चला क्यों नहीं पाते? कोई सही लोग सामने क्यों नहीं लाए जाते? देखिए, ये एक बाय डिज़ाइन है, ये जहाँ जिन ममालिक में एलीट इकोनॉमी को परवान चढ़ाया जाता है। अच्छा, अब मैंने ना एक दफ़ा ये सवाल पूछा था ये कसूरी साहब से, जिनके बीकन हाउस है, बीकन सिटी स्कूल तो उनका नहीं है, बीकन हाउस है और बाकी एजुकेटर है और बहुत हुँ, सारे बीकन हाउस यूनिवर्सिटी वगैरह है। तो मैंने उनको, और वो हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अब ये क्या वजह है? मैंने उनको पूछा, मैं कहा सर, पाकिस्तान की तालीम जो है वो कभी उसका इतना मतलब इतना आगे नहीं जा सकी। गवर्नमेंट का स्कूल्स है वो वहाँ तो ना हमने कभी इन्वेस्टमेंट की है, ना हमारा तालीम का मेयार इतना अच्छा है। तो आपने एज ए फॉरेन मिनिस्टर, क्योंकि आपका ताल्लुक तालीम के शोबे से भी है, आपने प्राइवेट सेक्टर में इतना उससे पैसा कमाया है और उसको इतना एक पूरी एम्पायर है, तो उसके उनके पास, अब आप खुद सोचें, क्या इनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है? हुँ। ही वाज़ अ फॉरेन मिनिस्टर। ये इनको क्या हुकूमत ये नहीं पूछ सकती थी कि जी आप प्राइवेट सेक्टर में आपने इतना बड़ा ज़बरदस्त आपने एक स्कूल का सिस्टम खोला हुआ है, तो यही माइंड क्या गवर्नमेंट स्कूलों के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता था? उनको किसी ने गवर्नमेंट में रहते हुए ही कुड हैव डन मेनी थिंग्स फॉर पाकिस्तान पब्लिक स्कूल सिस्टम। एक तो बात ये है कि ये एलीट कैप्चर है। बात तो सही है, और ये एक जितने भी आप ऐसे ममालिक देखें आप, जहाँ ये सूडान में भी आपको इसी तरह से मिलेगा। आप बहुत सारे ऐसे ममालिक देखें जहाँ इस तरह की तोड़-फोड़ हुई हुई है, जो तरक्की नहीं करते, वहाँ एक ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल है, जिनको एस्टेब्लिशमेंट कह लें या जिनको एलीट कह लें या जो भी कह लें, वो पावर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। वो बेसिकली एक्सट्रैक्टिव सिस्टम है, हुँ। एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, जिसमें कुछ लोग जो है वो कहते हैं कि जी हम पावरफुल रहें और बाकी जो 98% लोग हैं वो हमारे गुलाम बनकर। तो ये हुँ। बाय डिज़ाइन है। इसको इसीलिए कई किताबें लिखी अच्छा, गई हैं एलीट इकोनॉमी। लेकिन दुर्दाना हम लोग अगर कोई ईमानदार हो ना, जो हमारे यहाँ बड़े भाषण दिए जाते हैं कि जी ईमानदारी और इस किस्म की होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन अगर कोई वाक़ई में ईमानदार हो और वो अपना काम ठीक से कर रहा हो, ना तो वो तरक्की करता है, ना उसे कोई एप्रिशिएट करता है। घर के बिल्कुल लोग भी, मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे मेरे फादर, काफ़ी टाइम तक मेरे फादर मेरे कभी आइडियल नहीं रहे। वो बहुत सी बेटियों के हमेशा बाप आइडियल होते हैं, लेकिन मेरे इसलिए नहीं रहे कि मुझे लगता था, मतलब बच्चे के तौर पे एक छोटी बच्ची जैसे देखती है, तो मुझे लगता था जो उनके साथ उनके कोलीग्स काम करते थे, उनके पास बड़ी गाड़ियाँ थी, बड़े घर थे, हर चीज़ थी। मेरे फादर उसी जगह काम करके, उसी स्टैंडर्ड पे, उसी लेवल पे काम करके, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं होता था। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों है? और बड़ा मतलब दुःख भी लगता था कि भई उनके पास ये, तो हमारे फादर उसी जॉब पर हैं, क्यों नहीं है? ज़ाहिर है उनके पास उस वक़्त भी मीडिया में जो दूसरे लोग थे, कहीं से आते होंगे पैसे उनके पास, जो मेरे फादर नहीं करते थे। लेकिन अब जब मैंने खुद काम शुरू किया, मैं कहीं जाती हूँ, किसी जगह कोई मुझसे पूछता है, तो अब मुझे फ़ख्र महसूस होता है अपने फ़ादर के ऊपर कि मैं उनका नाम लेती हूँ, मुझे चेहरा झुकाना नहीं पड़ता कि मैं उनका नाम लूँगी और लोग कहेंगे कि ये पता इसके बाप ने ये चोरी की या ये इस जगह मीडिया में गलत काम किया। मैं पूरे गर्दन उठा के फ़ख्र के साथ जाके, यानी बिल्कुल प्राउडली बात कर रही होती हूँ कि हाँ जी, मैं बेटी हूँ, सैयद सलाउद्दीन काज़मी की बेटी हूँ, ऐसे करके मैं बात करती हूँ। तो मुझे सब लोग मतलब बड़ी इज़्ज़त से पेश आते हैं, बड़ा वो करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमारे पास वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं रही। अभी भी मीडिया का यही हाल है, आप खुद भी मीडिया में हैं। आपको पता है मीडिया की क्या हालत है हमारे यहाँ। कौन रिस्पॉन्सिबल है? फिर हम जो ईमानदारी से काम करें, फिर उसको हम ज़ाहिर है ना आगे बढ़ने देते हैं, ना कुछ उसको फ़ायदा होता है। तो कौन करेगा ईमानदारी से? अनफॉर्चुनेट है ये सारी सिचुएशन। मैं अगर आपको एज़ ए औरत भी बताऊँ ना, आपने भी बहुत कुछ देखा होगा। यहाँ मैं क्या काम ही नहीं करने देते। हुँ, मतलब कि आपको इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करवाने पे मजबूर करना ये करते की कोशिश करते हैं। अगर आप औरत हैं तो आपकी वैसे ज़िंदगी हराम कर देते हैं। अगर आप सबसे बड़ा जो हमारा सेटबैक है ना, वो है कि हमारे मुल्क में मेरिट्स का कोई सिस्टम नहीं है। हुँ, जब आप पिक एंड चूज़ करके लोगों को नौकरियाँ देंगे, जब आप लोगों को, जो काबिल लोग हैं, उनको हटाकर अपनी मर्ज़ी के लोग लेकर आएँगे, आप देखें कि अब हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है, उसी से हमारा जो पूरे मॉड सोसाइटी का सिस्टम बनता है, उसपे उससे उसमें से वो जनरेट होता है, उसकी अक्कासी करता है।
आप देखें कि इमरान खान अनफॉर्चुनेटली हमेशा कहता था जी एलीट कैप्चर, जी मेरिट पे होना चाहिए, मेरिट पे आप करेंगे। जब जब आप मेरिट पे करते हैं ना तो लोगों के अंदर एक जुस्तजू पैदा होती है काम हुँ, करने की। आप देखिए पाकिस्तान से लोग भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है दिस इज़ नॉट लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। यहाँ तो हम मेहनत भी करेंगे, काम भी करेंगे, मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, किसी और को सिफ़ारिश पे आएगा, उसको नौकरी मिल जाएगी। मेरे पास ढेरों इस चीज़ की मिसालें हैं कि लोग यहाँ सिफ़ारिश पे नौकरी मिलती है। रेफ़रेंस तो वैसे दुनिया भर में होता है कि ये देखने के लिए कि आप कितने लोगों को जानते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करने के लिए होता है। यहाँ रेफ़रेंस लोग तलाश कर रहे होते हैं नौकरी लेने के लिए। और ये सबसे बड़ा इसका ये बहुत बड़ा गैप है। अब इसी की मिसाल आप देखें कि आप कहते रहे कि जी और आपने बुज़दार को चीफ़ मिनिस्टर लगा दिया। ये कौन-सा मेरिट था भाई? वो बंदा जो हुँ। काउंसलर है मतलब ये हकीकत है, इसकी कोई जस्टिफ़िकेशन कोई पीटीआई का बंदा दे ही नहीं सकता। और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं उसको काम सिखा रहा हूँ, तो ये हर जगह पर बुज़दार लगा हुआ है। हर जगह पर जो है वो आपके अपने बंदे मैंने उस बल्कि इमरान खान खुद भी बुज़दार ही थे एक तरह के, इमरान अ खान खुद भी वही थे। अब ये है, ये भी मैं कई दफ़ा कहती हूँ, मुझे तो लगता है कि ही वाज़ नेवर ए प्राइम मिनिस्टर मटीरियल। वो अपनी अच्छा फिर आप देखें कि हमारी अपनी पूरी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके अंदर डेमोक्रेसी एक मिज़ाज का नाम है ना, एक स्टेट ऑफ माइंड है। हुँ, अब वहाँ भी आप देखें कि मेरिट की वो इंटर पार्टी इलेक्शन होते हैं तो एकदम हमें सुबह पता चल जाता है कि जी वो नवाज़ शरीफ जो है वो अभी भी प्रेसिडेंट है और वो शहबाज शरीफ भी है वो उसको मरियम नवाज़ को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। वो सारे के जो तयशुदा ओहदे होते हैं वो सबको दे दिए जाते हैं। यानी कि हमारे पूरे मुल्क में मेरिट का कोई सिस्टम ही नहीं है। और जिसकी वजह से आप ये देखें कि ये चीज़ हमारी मीडिया में भी है। मैं ये मीडिया की बात कर रही हूँ, मीडिया मीडिया भी में तो भी तबाह है हमारा। हमारी मीडिया में भी यही एग्ज़ैक्टली आप देखें एडिटोरियल सबसे बड़ी चीज़ होती थी कि एडिटर की कुर्सी। एडिटर हुँ, के बारे में ये कहा जाता था कि एडिटर एक बाप की तरह होता था, जो आप हर चीज़ जो है ना अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर ली, अपने रिपोर्टर्स को पता भी ना चलने दिया कि यार मतलब जो चीज़ जो हिट करती थी वो एडिटर के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपनी बात पर मतलब अपनी खबर पर, अपनी पॉलिसी के ऊपर वो स्टैंड लेने वाला, पोज़ीशन लेने वाला एक एक पोस्ट है, एक शख्सियत है। लेकिन हमने यहाँ देखा मैं आपको बताऊँ मैं डेली टाइम्स में काम करती थी, हमारे एडिटर जो मुझे बाद में पता चला उसने गाड़ी भी ले ली, उसने तासीर फैमिली से शेयर्स भी ले लिए और हमारी इतने महीनों की तनख्वाहें जो है वो उनको वो खा गए, वो पड़ी रही उनके पास। अब क्योंकि वो कहते थे कि जी अब एडिटर क्या करते हैं? अपनी नौकरियाँ बचाते हैं। अब एडिटर क्या हुँ, करते हैं वो अब अच्छा उसके बाद ये कि पूरा मॉडल मीडिया का मॉडल चेंज हो गया। पहले जो था वो अखबार बिज़नेसमैन भी मतलब अब डॉन वाले वो अब शुरू से बिज़नेसमैन है। हुँ, लेकिन वो उन्होंने प्रिंटिंग और पब्लिकेशन से अपना पूरा स्टार्ट किया और फिर जिस तरह से आप जंग का देख लें। बाद में वो हो सकता है वो कई गुना मुख्तलिफ बिज़नेसेस में चलेंगे होंगे लेकिन बेसिकली दे वर जर्नलिस्ट जो वो खलील साहब थे जो जंग के मालिक थे। हुँ, ये हुँ, वाज़ अ जर्नलिस्ट उसके बाद ज़ाहिर है वो ग्रो किया, उन्होंने ग्रोथ की लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ज ख़ास तौर पे जब से चैनल्स शुरू हुए हैं, जब से डिजिटल मीडिया आया है और ये हुँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, उसके बाद क्या हुआ? घी बनाने वाले ने ना घी बनाने वाले आ गए जैसे 92 वाले हैं। वो आ गए जनाब उन्होंने आके चैनल को शुरू कर दिया चैनल शुरू कर दिया फिर वो क्रॉस मीडिया का होता है कि जी उसके साथ अखबार भी निकाल ली उसके बाद आप देखें मियाँ आमिर महमूद जो थे वो एजुकेशन के थे उस उन्होंने आके वो चैनल बना लिया इस तरह हमारे पास ये लेक सिटी ये जो 24 चैनल है ये हुँ। मोहसिन नकवी के साथ लेक सिटी जो गौहर याजा जो आजकल हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है ये उनका तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट आए उन्होंने आकर मैं आपको दुनिया टीवी मैं खुद वहाँ काम करती थी, मैं आपको उसकी मिसाल देती हूँ एमसीआर में होता क्या था कि वहाँ के जो एचआर के लोग थे, वो एमसीआर में खड़े होकर डिक्टेट किया करते थे कि आज कैसे जा रहा है प्रोग्राम तो कौन सा यहाँ पर भी मैं रोज़ टीवी पर थी और वहाँ से मैंने छोड़ा भी इसीलिए था कि मुझे इसी किस्म के डिक्टेशन आते थे। यानी मैं लाइव शो में थी और मैं फैसल वाउडा की कोई बात कर रही थी, इनकी करप्शन का कोई कुछ था उन दिनों। हटा दिया उन्होंने कहा बोलेंगे नहीं अच्छा फ़याज़ुल हसन चौहान का मैंने नाम लिया, फ़याज़ुल हसन चौहान के बारे में आपने कोई बात नहीं कहनी। वहाँ से मुझे बताया जा रहा है स्टूडियो के अंदर प्रोड्यूसर जो है वो मेरे कान में कि जी बिल्कुल बात नहीं करनी है आपने। तो मैंने कहा ये तो कौन-सा आपने तरीका है? अच्छा उसके बाद आप ये देखें कि फिर आपने जब ये वो जब फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने आपको हुँ, बताना है कि आपने रेटिंग लेनी है तो आपने कौन सा हुँ, प्रोग्राम करना है कौन सी आपने चीजों पे गुफ्तगू करनी है तो मैंने तो ये मतलब एक अजीब सा एक अब मुझे याद है मैं दुनिया टीवी में की बात है मैंने एक आई वाज ट्रैवलिंग
तो नादरा के ऑफिस में गई, कोई रिपोर्टिंग का कोई काम था, तो आई वेंट ओवर देयर, तो वहाँ लोग एक समझ लें कि तूफान बदतमीजी था। उस वक्त लोगों कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था, बहुत ज्यादा रश था, तो लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो मैंने वो चीजें कैप्चर करवाई, कैमरामैन को कहा कि सारा कैप्चर करो। उसी देर में मैं अंदर गई, जाकर मैंने वहाँ जो वो हेड उनके थे उस सेंटर के, उनसे बात भी की। तो जब मैं वापस आई हूँ, तो हमारे ब्यूरो में फ़ोन आया हुआ था कि जी इस तरह वो लेकर आई हैं कोई फुटेज वगैरह। उन्होंने कहा जी ये नहीं चलेगी। मेरा मेरा शो 2 बार बंद हुआ। एक बार मैंने मतीउल्लाह जान और मुर्तज़ा सोलंकी उन दिनों बैन थे, उनको बुलाया और एजाज, तीनों को बुलाया। 2 हफ्ते के लिए मेरा शो बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर दोबारा शुरू हुआ, फिर कुछ दिन के बाद फिर मैंने एजाज को और मतीउल्लाह जान को बुला लिया, और फिर वो मेरा शो जो है वो फिर 2 वीक्स के लिए उन्होंने कहा आप घर बैठे आराम करें। तो फिर एजाज ने मुझे समझाया कि वो बेचारा कहने लगा मुझे मत बुलाया करो। मैंने कहा क्यों ना बुलाया करो। उस वक्त यूट्यूब वगैरह का इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन बहरहाल अब अच्छा हो गया कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये और उसके जरूर है बाद आप ये देखें कि कि स्टैंडर्ड गिरा है पाकिस्तान मीडिया नहीं, का। फिर लोगों की क्वालिटी भी गिरी ना। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे ही होता है ना, जब आप डेकेडेंस होता है, जब हम्म, इन्हितात होता है, तो फिर वो कहते हैं ना कि ऊपर से सबसे ज़्यादा ऊपर से शुरू होता है। जब एडिटरों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया, वो वाली पूरे एक लेयर ने जब कॉम्प्रोमाइज़ किया, तो उसके बाद उसका इफ़ेक्ट नीचे भी आया। फिर मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं पैकेज बनाने गई थी, कैंसर डे था। तो वहाँ मैंने जो देखा कि जिन्ना अस्पताल में लाहौर में एक बेड पे 4-4 लोग बैठे हुए हैं। मरीज़ 4-4 मरीज़ और बुरे हाल। मैंने वो सारी चीज़ें कैप्चर की। जब मैं आई हूँ, हालाँकि वो मेरी बीट नहीं थी, लेकिन मैंने उस पे क्योंकि पैकेज बनाना था तो वो जो हेल्थ का रिपोर्टर था, उसने पता नहीं कैसे मेरी वो जो उस वक़्त डिस्क हुआ करती थी जिस पे रिकॉर्डिंग करके लेकर आते थे, छोटी-छोटी टेप थी। उन्होंने जनाब वो टेप से सारी गायब कर दी। आप तमाशे मैंने देखे हुए हैं। और वो मिला हुआ था, वो जो हेल्थ रिपोर्टर था कि नहीं है, वो उसको फ़ोन आ गया। मतलब कि आप किस-किस को जाके अब कॉम्प्रोमाइज़ होता गया, फिर सब के सब। बल्कि मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि अगर आपने तरक्की करनी है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपको एफ़िलिएट होना हम्म, चाहिए, और मेरे चैनल पे आप तरक्की करते हैं। वो ऐसा ही है, फिर मुझे भी ऐसा ही कहा गया। ऐसे ही है, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखो फलानी लड़की कराची में है, उसका एमक्यूएम के हाँ, साथ है, फलानी लाहौर मुझे वाली तो जो खैर ये भी कहा गया कि आप या तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ के जो लोग मीडिया चला रहे हैं उनके साथ हो जाए, नहीं तो पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन खैर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मगर ये जरूर है कि एक बार मैंने जब मैं वही टीवी चैनल के साथ थी, तो मैंने कश्मीर में जाके शो बनाने की शो बनाया, खैर कोशिश किया कि यहाँ से मैं सब खर्चा अपना, टीवी चैनल ने कुछ नहीं दिया, ठीक है, मैं अपने खर्चे पे प्रोड्यूसर को भी ले गई, एक कैमरामैन भी ले गई साथ, और मैंने वहां जाके रिकॉर्डिंग वगैरह की, लोगों से बात की, और जिससे भी बात कर पाई तो उन्होंने बताया कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे, क्या चीज़ उनको चाहिए, ये वो सब कुछ। जब मैं आई हूँ उसको एडिटर की टेबल पे दिया है, उसने उसकी ऐसी तैसी कर दी, क्योंकि उसको चैनल की तरफ से कहा गया कि ये ऐसे नहीं जाएगा, ये शो जैसे बना के लाई है वो। तो उसको इतना काटा छांटा गया कि उसमें कुछ बचा ही नहीं। जो मेरी सारी मेहनत थी, मैंने वहां पे 2 दिन रही मैं कश्मीर में, और उसके बाद एक एक जगह ऐसी थी कि मीलों पैदल जाना पड़ता था, रोड नहीं बनी हुई थी, तो मैं गाड़ी एक जगह छोड़ के और कितनी कितनी दूर हम लोग चल चल के गए उन लोगों से बात करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए। और जब वापस आए, किस बात का डर है, खौफ है इनको कि ये किसी चीज को जाने नहीं देते। अब वही हाल ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ कर रहे हैं। अब देखें ना कि ये तो आप अब वो जो रोज़ टीवी के मालिक है, जो खुद ही सारा दिन प्रोग्राम किया करते थे। अभी भी करते सारा दिन तो स्क्रीन उन्होंने आप खुद ही कवर की होती थी। तो अब आप खुद सोचें कि जो ज ज ऐसा माइंडसेट के साथ आपने सहाफ़त तो नहीं ना आप कर रहे। सहाफ़ियों को तो मेरे फ़ादर खुद जर्नलिस्ट थे, तो हम्म। मुझे कई दफ़ा उन्होंने किस्सा सुनाया कि रात को लोग आते थे कि जी ये बाबूजी ये पैसे ले लो, तो वो कर लो। मेरे अब्बू ने 1.5 साल जेल भी काटी हुई है। आज कोई सहाफ़ी जेल काट के आए ना, ज़रा देखते हैं। वो हाँ, थोड़ी-सी नहीं, मार खाते हैं, ये तो ये चीज आपकी और मेरी मिलती है कि मेरे फादर भी जर्नलिस्ट थे इवन। वो थोड़ी-सी मार खा अब आजकल के सहाफ़ियों को तो उठा के ले जाते हैं, फिर इनको मारते हैं, मार-मूर के इनको गंजा-शंजा करके कुछ करके। ये आप तो देखें ना, वो असद दूर, आपका दोस्त होगा, उसको याद है कुट पड़ी थी, उसको वैसे सही कुट पड़ी थी क्योंकि उसने अरे यार, देखिए मेरा दोस्त है। वो जो उसने हाँ, उसके साथ किया था ना, क्या नाम है उस लड़की का, शिफा यूसुफज़ई। देखें
बात ये है कि आप एक औरत की इस तरह बैठ के करेक्टर ऐसे 2 उसने प्रोग्राम उसके ऊपर किए थे कि ये आर्मी उनके गोद में बैठकर जो है ये वो प्रोग्राम करती है, इसको उसको उन्होंने, दैट इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। यू कैन नॉट, आपको एक औरत के साथ प्रॉब्लम है, आपके पास सबूत है ना कि इसको सिफारिश से या उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके, तो आप कोर्ट में जाके चैलेंज करें सारे लेकिन कवानीन। खैर असद के साथ गलत हुआ था, आई डोंट नो, उसके वो 2 शोज मैंने नहीं देखे, लेकिन हाँ, ये पूरे जरूर है 2 कि यूट्यूब उसके चैनल। साथ गलत हुआ था। वो मेरे घर के पास ही रहता है, बल्कि मेरी साथ वाली बिल्डिंग में रहता था, अब तो खैर शिफ्ट हो गया, अब वो, अब लेकिन अच्छा मैं गलत हुआ। आपको ना उसका बताना क्या चाह रही हूँ कि उसको जब कुट पड़ी थी, तो वो थोड़ी मारी थी वैसे उन्होंने, उसको कुट जब पड़ी उसके बाद पूरा पीडीएम चला गया उसके उसको पुर्सा देने के लिए। अब ये जब आप एक आम से अब अयादत करने के लिए एक उर्दू, उर्दू पुर्सा देने के, गलत उर्दू अयादत होती है, फुर्सा देने के लिए मैंने नहीं जान कहते। के कहा पुर्सा देने के लिए, आप उसके पास पूरी पीडीएम और ऊपर से मौलाना फजलुर रहमान तक गया यार, ये इतने फारग लोग थे, पूरी पीडीएम जाके उसको जाके क्या आप क्या उसने झाड़ पे नहीं चढ़ आप ठीक है लेकिन आप बैलेंस तो करें ना चीजों को, आप चीजों को बैलेंस करें, क्योंकि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त कब बातें किया करता था, तो आपने कहा कि चलें जी हम तो इनके साथ खड़े वो हैं। तो हम भी करते हैं, हमारे घर तो कोई नहीं आया। हाँ, वो है कि बात ये नहीं, इसी तरह से आप जो है ना एक चैनल जो है वो अच्छा चैनल का भी मिजाज पता चल जाता है कौन सा जो है वो किस पार्टी को प्रमोट कर रहा है। हम्म। तो अभी पिछले दिनों किसी ने यूट्यूब चैनल को मतलब मुझे ऑफर आई कि जी हमने जी वो पीटीआई को प्रमोट करना है। मैंने कहा जी फिर तुझे काम की करना है अगर आपने यही सोच कर चैनल आपने अभी मैं बनाया। अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, मैंने कहा यार मेरा ख्याल था इमरान खान चला जाएगा तो मेरी बड़ी आवभगत होगी, लोग क्योंकि इमरान खान में बड़ा क्रिटिसाइज किया करती थी, तो लोग मुझे बुलाएंगे, तो मुझे किसी ने नहीं बुलाया, ना मुझे पीपल्स पार्टी ने बुलाया, ना पीएमएलएन ने बुलाया। तो वो मेरे दोस्त कहने लगे प्रॉब्लम ये है कि तुम सबको डंडे मारती हो, तुम किसी को नहीं छोड़ती, तो इसलिए तुम्हें कोई नहीं बुलाता। तुम मतलब जिसकी जो गलती होगी, मैं तो पीपल्स पार्टी को भी बोल देती हूँ कि उन्होंने सिंध में जो हाल करके रखा हुआ है, मैं तो उजाड़ दो। पीएमएलएन को भी कह देती हूँ कि इन्होंने जो जो कुछ किया। लेकिन बात वही है ना कि हमारी जर्नलिस्ट अब अजीब किस्म के हो गए ना, किसी ना किसी एक पार्टी की साइड लेते हैं जो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अच्छे काम भी हर एक ने किए होते हैं और बुरे काम भी सभी ने किए होते हैं, तो उनको वो भी याद रखने चाहिए ना। अब यहाँ तो तो ऐसा लगता है अब जैसे तो वो नवाज शरीफ साहब जो गंगा नहाकर आ गए, सब बिल्कुल पाक हो गए। अरे अब तो मैं जब बात करती हूँ जर्नलिस्ट से तो मुझे अखबार में जो काम कर रहे हैं लगता ही नहीं है कि इनके अंदर कोई स्पाइन है, कोई उनके वो तो हम्म। फौरन ही हिम्मत हार देते हैं कि नहीं 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 इस तरह नहीं करना, इस तरह नहीं करना, नाराज नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एवरीथिंग इज वो इकोनॉमी हमारे हमें ना पैसे ने अपने अंदर बहुत ज्यादा उलझा के, और अब पता नहीं हम लोग क्या बन गए हुए यार, अफसोस होता खैर हमारे है। यहाँ जो जो भी हमारे आते हैं, चाहे क्वालिटी ऑफ पीपल बिल्कुल अनफॉर्चुनेट हो गई है यार, बिल्कुल भी कोई। नहीं, मैंने जैसा कहा कि हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनको काम करना आता है, सिर्फ फर्क हाँ इतना है कि हम बहुत, उन्हें आगे नहीं आने उनको देते। नौकरी ही नहीं मिलती, उनको काम ही नहीं मिलता। अच्छा मैं आपको एक अब नाम नहीं लूंगी, बहुत मशहूर एक कंपनी है, एक एनजीओ है, तो उन्होंने मतलब उनके पास कोई इस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी वो दुर्दाना को हम इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो ना बहुत हार्श किस्म की ट्वीट्स करती हैं, हम्म। तो वो हम जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये तो वो अब जब आपकी ये सोच होगी कि किसी की आपने काम नहीं देखना, आपने ये नहीं देखना कि यार वो इतने सालों से अखबार में लिख रही है, कंसिस्टेंटली औरतें बहुत कम लिखती हैं, पता है मुझे, मतलब औरतें लिखती हैं लेकिन कंसिस्टेंटली जो है ना हम्म। वो अब तो होना शुरू हो गई है, कंसिस्टेंट हो गई है। हम्म। तो कोई ये नहीं देखेगा, कोई ये नहीं देखेगा कि क्या है मतलब स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन जी वो हार्श ट्वीट्स हैं जो वो हाँ। एस्टैब्लिशमेंट है तो ये है तो वो है, तो उस वजह से जो है ना, तो जब आपका ये मेयार हो जाएगा कि आपने सबको खुश रखना है और आपने लोगों को, और ऐसे भी कोई हार्श ट्वीट्स नहीं है कि जिससे कोई पूरी कोई तबाही आ जाएगी कि नहीं, पाकिस्तान अगर किसी को को। भी आपकी बात पसंद नहीं आएगी, आपकी ट्वीट पसंद नहीं आएगी या कुछ, तो फिर वो इसी किस्म की बातें करते हैं। मेरा ख्याल है कि हर एक की बात सुननी चाहिए, आपको नहीं पसंद फिर भी आप सुनिए,
ताकि आपको पता लगे दूसरा कह क्या रहा है, मतलब सुने हाँ, बगैर जो है वो बस कह देना कि नहीं हमने तो मतलब ये हमारे अगेंस्ट है या ये हमारे मिजाज के खिलाफ है। मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रही हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज ने इसी तरीके से करके ना वो जर्नलिस्ट और जो मीडिया है उसको अजीब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। डिवाइड कर दिया, अब सही। मैंने एक हाइटी की कुछ टाइम पहले, तो वहां पर एक बड़े अच्छे से मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मुझसे सीनियर है काफी, तो मुझे कहने लगे, मैंने किसी और एंकर का भी नाम लिखा हुआ था जो कि पीएमएलएन को सपोर्ट करती हैं, तो मुझे कहने लगे, नहीं सॉरी, पीपी उसको पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, तो मुझे कहने लगे यार तुमने इसको कहाँ बुला लिया, हम सारे पटवारी बैठे हुए हैं तो बीच में ये यूथिया को तुमने इनवाइट कर लिया। तो वो मजाक में, मतलब उन्होंने मुझे ऐसे करके कहा, तो मैंने कहा जब ऐसा भी हो गया कि ये पटवारी है, जर्नलिस्टों में भी पटवारी और यूथिया हो गए, तो ये चीज जो है ये वैसे काफी गलत है, नहीं होनी चाहिए, देखिए मगर खैर। एफिलिएशन, मेरी बात सुने आरज़ू, ये तो हो नहीं सकता कि आप हम सब वोटर हैं, ऐसा ही है ना? हम्म आप किसी ना किसी को, आप इस तरह तो फौजी भी वोटर है, वो भी जाते हैं, जुडिशरी भी डालती होगी वोट जाकर, आई एम श्योर एवरीबॉडी, सब सबकी कोई ना कोई होती है एफिलिएशन, ऐसी बात नहीं है कि कोई हो ना, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जो पावर में आप उसके साथ जाके खड़े हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको, अब हमारे यहाँ तो इतनी जल्दी स्विच कर जाते हैं, बिल्कुल पावर के साथ जाके जुड़ जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। यहाँ अब तो पॉलिटिकल पार्टीज इतनी उनके पास इतना पैसा है। बात ये है कि प्रॉब्लम पता है क्या, ये सियासत में पैसा चल रहा है, जिसने सियासत को इतना ज्यादा पावरफुल गंदा कर दिया हुआ है। तो जब पैसा चलता है तो एवरीबडी इज देयर, आप हरी को खरीद लेते हैं। और पीएमएलएन ने नहीं। क्या किया है, देखें पीएमएलएन ने जितने आपके लीडिंग जर्नलिस्ट हैं सबको खरीदा हुआ हम्म है, एवरीबडी। और वो कैसे पता चला, उनको इतनी इतनी बड़ी पोस्टें दी, हम्म मतलब किसी सहाफी को उठा लेकिन के मगर ये। पीटीआई का चेयरमैन बना दिया, किसी को ये जो आपके इफ्तिखार है, जिनको हम्म, इफ्तिखार कितना हम्म, कहते हैं, वो हम्म। पीएचए के हेड बदले डीजी या मगर ये जरूर है कि इमरान खान के टाइम में जितना जो इमरान खान के खिलाफ कोई ट्वीट लगा दे, जितना पीछे लगाया जाता था, जिसमें ये आपकी जो आप ये शिफा यूसुफजई वगैरह की भी बात कर रही हैं इन सबको, तो ये ना जानते हुए भी लोगों की टांग खींचा करते थे और कई फेक आईडीज भी बना के लोगों को पता नहीं क्या कुछ बोला करते थे। मेरे तो जान को आए होते थे, और इनको इनको तो मैं जानती भी नहीं, मतलब जानती नहीं से मेरा मतलब है कभी इंटरेक्शन नहीं हुई मेरी इनसे, ना मेरी, ना मैं कभी इनके ट्विटर पे गई, ना कभी ये मेरे उधर आई, लेकिन बहरहाल इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, इन्होंने भी ब्लॉक कर रखा है। साथ वो जरताज गोल, उनके पास भी मैं कभी नहीं गई, ना मैंने कभी जाके देखा, उन्होंने भी, अच्छा मुझे इत्तेफाक से कोई ट्वीट आई तो देखा तो ब्लॉक। ये इन्होंने ना अजीब एक माइंडसेट बना के रखा है कि अगर आप इमरान खान के खिलाफ कोई बात बहुत बुरा करेंगे था, वो तो तो ये बहुत। आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। अगर आप नवाज शरीफ के लिए कुछ बोलेंगे, मैंने, मुझे याद है इससे पहले जो इमरान खान से पहले वाला जो जमाना था ना नवाज शरीफ साहब का, उस वक्त इमरान खान 2013 में बड़े मशहूर थे, आपको याद होगा, ये बड़े फेमस हुआ करते थे, और यूथ इनके साथ बहुत थी। तो एहसन इकबाल साहब के किसी जानने वाले ने, जो मैं जिनको जानती थी, उन्होंने मुझे कहा कि अर्जु आप एक रिपोर्ट बना के दें कि ये इमरान खान के पास यूथ क्यों जा रहा है। मैंने कोई 2 वीक्स लगा के वो रिपोर्ट बनाई और मैंने उनको दी, तो उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने तो कुछ नहीं कहा, जो साहब जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था मुझे कहने लगे ये क्या आपने बकवास लिख के दी है। मैंने कहा क्यों, आप इस तरह की बातें लिख रही हैं, हम लोग ये करते हैं वो करते हैं इसलिए हमारे पास यूथ नहीं आ रही। मैंने कहा सर एक बात बताएं, अगर आपको लगता है आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं तो फिर आपने मुझसे पूछा क्यों था, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेरी ओपिनियन चाहिए तो फिर आपको पढ़ना चाहिए इसको। तो ये तो इनका हाल है, ये खुद ही पूछते हैं, और अगर आप इनको कहें कि यार तुमने जो है ना वो उल्टी ऐनक लगा रखी है, तुम इसको सीधा कर लो, तो ये कहेंगे कि ये क्या बात हुई। नहीं, ये तो सारा अच्छा। अभी आपको पता है, अभी मैं आज एक पढ़ रही थी एनालिसिस, ये जो इनका जो सोशल मीडिया है पीटीआई का, हम्म ये आजकल जस्टिस काजी फाइज ईसा के पीछे पड़ा हुआ है। अब हम्म इनका यही मुसीबत है कि ये लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ आप इमरान खान को उसको कोई चीज समझाने की भी कोशिश करेंगे ना, उस हम्म वक्त भी यही करते थे। जो बंदा कहता था, आपको याद होगा कि वो कासिम शाह, उसकी तो बेचारे की शामत आ गई थी। उसको किसने कहा था इनके 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 छत्ते में हाथ डाले, वो हम्म किसको मिला, उसने टिश्यू पेपर उठाया, उस पर डाला टिश्यू चोर है। उसके बाद वो उसने एंड में आके रोते हुए एक उसने वीडियो जारी की कि जी मेरे बेटे को बुली करते हैं। यहाँ तक हो गया था कि हाँ वो उसके कॉलेज में उसको बुली करते थे। उसने कहा था हम्म पापा आप क्यों गए, आपने ये मेरे लिए क्या कर दिया। तो वो फिर उसको, हाँ वो इसमें नहीं हम जाएंगे कासिम अली शाह ने अच्छा किया बुरा किया गलत किया जो भी किया।
अब वो ऐसे बिला वजह बीच में पड़ गया जाके कि जी चले शायद हाँ, ज़हन में होगा मैं कोई मुफ़ाहमत करा दूँ कि जी उसने कहा जी फलाने को मैंने बात की वो बड़ा स्टेबल था, इससे बात की वो बड़ा स्टेबल था, तो इमरान खान से जब मैंने बात की तो वो मुझे ठीक नहीं लगा। तो अच्छा उसके पीछे लग के हाथ धो के पीछे पड़ गए, तो ये बड़ा गलत ट्रेंड है। आई बहुत आई ज्यादा एग्री है, बहुत ज्यादा। आई एग्री कि इनका ये और यही बात होती है कि आपके लीडर जो है वो आपके कोई माई-बाप तो नहीं है ना, वो इंसान हाँ, है, उनको वो एक वो उनको एक इंसानों एक की बार लिख कर देखें कहीं पीएमएलएन या किसी के ऊपर, या इवन पीटीआई, कोई भी एक्सवाइजेड, कोई भी पार्टी का, उनके एक लोग पीपल्स ऐसा पार्टी पीछे है, पड़ते हैं। एक पीपल्स पार्टी है, उन्होंने मुझे लगता है ना कोई अपना सोशल मीडिया बनाया हुआ है। उनके यहाँ हाँ। कोई ऐसा मसला नहीं है। एक तो वैसे भी वो ना तो वो उनके पास कुछ है कि वो प्रोजेक्शन करें, ना कुछ है। उनके यहाँ अगर आप कर भी दें ना, कोई बात कर दे, हम कभी साहब आपसे बात कभी कोई पीछे नहीं पड़ता, कोई ऐसी चीज़ नहीं करता, ना बहुत उन्होंने कम होता है, लेकिन पीएमएलएन और पीटीआई तो हदें तोड़ते हैं, बहुत पीएमएलएन ज्यादा ने पीछे। तो काउंटर किया था ना पीटीआई को, हम्म। काउंटर क्योंकि उनके अंदर वैसे भी गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा था, फिर उन्होंने उसको काउंटर करके लेकिन उनको पीटीआई एक बहुत नेक्स्ट लेवल पे है, सोशल मीडिया में बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं कर लेकिन सकते। बहरहाल इनको, मीडिया को और हर डिपार्टमेंट को सही होना होगा अगर इन्हें पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक ऐसे। करना है, हाँ, वरना मेरिट ऐसे नहीं चलेगा बस जैसे सबसे अभी बड़ी इस वक्त बात है चल रहा है। कि मेरिट को रिस्टोर करना होगा। आप हाँ, मेरिट रिस्टोर करेंगे, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लोगों के अंदर हाँ, कॉन्फिडेंस आएगा, एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड होगा। लोगों को जब पता होगा ना कि मेरी मेहनत जो है, मुझे हाँ, मेरी मेहनत की वज़ह से रखा जाएगा, ना कि इस वज़ह से रखा जाएगा कि मेरी शक्ल कैसी है, मेरा जिस्म हाँ, कैसा है हाँ, और मैं किस फैमिली से आया हूँ या हाँ, किस फैमिली से हाँ। आई हूँ। तो लोग फिर मेहनत करेंगे। अब तो कोई मेहनत भी नहीं कोई मेहनत क्यों नहीं, इसीलिए चीटिंग का आप देखें माहौल है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो 2 इसीलिए नंबर आजकल माहौल लोग वो जो पता है, यूट्यूब चैनल्स इसीलिए ज़्यादा देखे जा रहे हैं। एक तो टीवी चैनल्स पे बहुत ज़्यादा डिक्टेशन होती है, दूसरा यूट्यूब चैनल पे आपको काम करना पड़ता है। आप ऐसे किसी की सिफ़ारिश से ऑडियंस को नहीं ला सकते। ऑडियंस को आपको अगर ऑडियंस को लाना है तो आपको अपना काम बेहतर करना होगा, अपनी प्रेज़ेंटेशन अच्छी करनी होगी, टॉपिक्स सही करना होगा। जो भी काम का मतलब आप दिखा रहे हैं, उसको बिल्कुल बेहतर ऐसे करना पड़ेगा, तभी कोई आएगा और देखेगा। किसी के कहने से या किसी के भगाने से जो है वो यूट्यूब पे वो नहीं होता है। ये इस वजह से भी बहुत से लोग जो हैं, और इवन जो हमारे चैनल्स पे आगे वो भी आ जाकर गए हैं। आगे जाकर टेक्नोलॉजी जो है ना, टेक्नोलॉजी डिसाइड हुँ, करेगी कि लोगों हुँ। को लोग कितना कमाएँगे। हाँ, नहीं वो कमाएँगे तो सही, लेकिन इससे लोग इम्प्रूव भी बहुत करते हैं। मैं खुद भी अपने पुराने शोज़ अगर निकाल के देखूँ ना, जो मैंने 3 साल पहले किए, तो मुझे लगता है उस मुकाबले में अभी मैं बहुत बेहतर शोज़ करती हूँ, और अच्छी बात है, सीखना चाहिए आपको, बेहतर होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, वो टीवी चैनल्स पे कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, इस वजह से टीवी चैनल्स का बिल्कुल भट्टा जो है ना बैठता चला जा रहा है। बिल्कुल और थैंक यू जो सो मच। आप देखिए उनका वो बिल्कुल अ, ब ब टेलर मेड किस्म के उनके हाँ, सवाल-जवाब होते हैं और एन्जॉय कर बिल्कुल रहे ऐसा ही है। हैं। उनको पता है डिक्टेशन हो रही है। अब लोगों ने देखना भी छोड़ दिया है, वैसे टीवी चैनल लोग इतना देखते भी नहीं है, बहुत कम हो गया है। मैं कई हाँ। घरों को जानती हूँ, कहते हैं हमने टीवी बंद किया हुआ है। मैंने पता नहीं ज़माना हो गया, कब चलाया था। चलाती भी मैं पिक्चर-विक्चर लगा लेती हूँ, कोई अगर बोर हो रही होती हूँ या बहुत थक गई काम से, तब भी कुछ यूट्यूब पे देख लिया, कोई फ़िल्म ख़ास तौर पे। थैंक यू सो मच रोज़ाना कि आज आपने जॉइन किया, बहुत अच्छा लगा बातें करके, और ख़ास तौर पे मीडिया को डिस्कस करके, जिससे मैं बड़ी तंग हूँ पाकिस्तानी मीडिया से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।